वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसा मौजू जिस पे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रहती है, ख़ास तौर पे जो मुतासरा इलाके हैं, बट शायद जो हम कहते हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया वो इतनी ज़्यादा इस इशू को तवज्जो नहीं दे पाता। और वो बात है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तिजारत के ताल्लुकात हैं और जो आजकल तिजारत को मुअत्तल किया हुआ है। सिक्योरिटी का जो एक बहुत बड़ा मसला है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, उसकी वजह से जो असर होता है वो बाकी सब इश्यूज़ पर भी होता है। और उनमें से एक इशू जो बहुत अहम इशू है वो तिजारत का है। जब से पाकिस्तान में हमले बढ़े हैं, पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाने की कोशिश की काबुल पे, तो ये सरहद पर भी दबाव आया और तिजारत को रोका गया। बावजूद इसके और भी ममालिक बीच में पड़े, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, मीडिएशन करने की भी कोशिश की, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। और पाक अफ़गान बॉर्डर जो वहाँ तिजारत मुअत्तल है, उसकी वजह से भी अब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान में जो नायब वज़ीर आज़म हैं अब्दुल गनी बिरादर साहब, उनकी तरफ से भी ताजरों को एक ये हिदायत दी गई है कि अब वो पाकिस्तान से तिजारत मत करें और मुतबादिल जो तिजारती रास्ते हैं उनके लिए उनको इख्तियार करें रास्ते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हुकूमत की बात नहीं सुनेगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं अफ़गानिस्तान में। ये तो वहाँ से जब बयान आया तो पाकिस्तान का भी जो रद्द अमल था वो मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने भी यही कहा कि ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए, अगर अफ़गान नहीं तिजारत करना चाहते तो इशू नहीं होगा। मगर ऑब्वियसली जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब जो रहने वाले हैं उनका भी वही मौक़िफ़ हो, और कुछ ना कुछ तनकीद पाकिस्तान में तो हो रही है इस फ़ैसले को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे एक साबिक़ सदर हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर तिजारत बंद होगी तो अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जिधर ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान की मार्केट जो है उसको डोमिनेट कर सकता है, उनके लिए वहाँ दरवाज़े खुल सकते हैं, जिसका बाद में नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो तिजारत है उसके बारे में कहना ज़रूरी है कि वो अभी तक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान के हक़ में है, और ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और बार बार जो लोग तनकीद करते हैं इस फ़ैसले की या इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर वो जो तिजारत है उसके लिए कोई और मार्केट्स या कोई और सेलर्स अफ़गानिस्तान को मिल गए तो फिर नुकसान पाकिस्तान का भी हो सकता है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है जुनैद अल्ताफ़ साहब, सदर है सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हमें ज्वाइन किया नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़पेपर लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जुनैद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप सर इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? जो असद कैसर साहब का भी अभी हमने साउंड बाइट चलाया तो वो यही बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ख़ास तौर पे कि उन खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान की मार्केट्स जो हैं वो बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं केपी की जो मईशत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपने हमारी राय जानने की कोशिश की। और देखिए जी, ये तो एक बहुत ज़्यादा एक अहम इशू चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर क्लोजर है, और इससे डायरेक्टली जो है खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर, खैबर पख्तूनख्वा के सनतकार, खैबर पख्तूनख्वा के लॉजिस्टिक्स, यहाँ के इदारे, ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। और हमने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया है कि तिजारत जो है जी वो एक अहम टूल है जो अमन भी लाता है, जो बिज़नेस लाता है, और इससे जॉब क्रिएशंस होती हैं। इससे अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि खाली ये बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं है, ये बात सेंट्रल एशिया तक की भी है। सेंट्रल एशिया के ममालिक इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनकी ट्रेड जो होती है वो भी इसी रास्ते से हो रही है।
तो जो इस टाइम तो हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हमने 2022 में सरहद चैम्बर का इनिशिएटिव था कि वो ईरान के थ्रू अपनी बंदराबाज के थ्रू अपनी ट्रेड करते थे, लेकिन उनको हमने बड़ी मुश्किल से इस बात पे कायल किया था कि वो थ्रू तुर्खम बॉर्डर जो है अपनी ट्रेड को तरजीह दें, उससे उनकी कॉस्ट सेविंग भी होती है और टाइम भी सेव होता है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की अभी साल हालिया में ही, साल 2 साल में ही वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुई है और एक अच्छी ट्रेड हमारी चल रही थी। अभी इस वक्त भी हमारे अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2000 कंटेनर जो उज़्बेकिस्तान के हैं, जिन्होंने बज़रिया तुर्खम बॉर्डर कराची जाना है और फिर आगे पूरी दुनिया में जाना है, तो वो इस टाइम रुके हुए हैं। इसी तरह वाइस वर्सा है जी, अफ़गानिस्तान के भी कंटेनर्स रुके हुए हैं। तो हमारा तो ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सूरत हाल में बॉर्डर को क्लोज़ ना किया जाए, क्योंकि इससे हज़ारों और लाखों लोग अफेक्ट होते हैं। तो हम अभी भी आपके प्रोग्राम के तवसत से और बार बार हम इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी सुना भी, आपने एक क्लिप चलाया था कि जो हम वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स जी, हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है खैबर पख्तूनख्वा की, हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ, जो आज का नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ पर एक अपनी ज़िंदगी का मेन हिस्सा गुजार कर गए हैं, 30-40 साल यहाँ पर रह कर गए हैं। हम एक ज़ुबान के लोग हैं, हमारी तिजारत है, हम फार्मास्यूटिकल गुड्स से लेके और फूड आइटम्स और इसके अलावा सीमेंट, सरिया, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और वहाँ से भी कई चीज़ें, फूड आइटम्स इंपोर्ट होते हैं। तो दोनों साइड के लोग जो हैं वो इस टाइम अफेक्ट हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी की मैं स्पेशली बात करूँगा। ठीक है सर। नासिर जमाल साहब, सर आपने बात सुनी जुनैद साहब की, एंड ऑब्वियसली पिछले दिनों में सर आपने भी इस पे लिखा और ख़ास तौर पे आपका जो पॉइंट था, जो आपने मजमून में लिखा, वो यही था कि कितना खैबर पख्तूनख्वा की अपनी मईशत जो है वो उस पर असर पड़ेगा अगर ट्रेड बंद होगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की मैशत पे तो जुनैद साहब ने बड़ा सही तरह से बता दिया आपको। ये सिर्फ गुड्स की ट्रेड की सिर्फ इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो उनका हेल्थ केयर सेक्टर है, ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे, चूंकि वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं अफगानिस्तान में, हेल्थ फैसिलिटीज, तो वो यहीं आके इलाज वगैरह कराते थे पेशावर में, याताबाद के हॉस्पिटल्स में। तो ये भी है। फिर हमारी लेबर, बहुत सारी जो हमारी ट्राइबल लेबर है, उसका तो 90-95% सारा का सारा किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अफगान ट्रेड के साथ रिलेटेड है। तो ये तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे, जिस पे डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये ओवरऑल जो है हमारी पूरे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे सीमेंट का हमारा है एक्सपोर्ट्स वहाँ पे जाती थी, वो इम्पैक्ट होंगी। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स थी हमारे, आटा जाता था हमारा, मतलब गंदम वगैरह जाती। तो इस तरह की चीज़ें सारी हैं। तो आप देखें ना कि तकरीबन एक तो नासिर साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ अगर, बिकॉज बहुत से लोग तो ये शिकायत करते हैं कि अफगान आते हैं, वो पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, आप उसको ऐसे काउंट कर रहे हैं जैसे उससे मईशत पे अच्छा असर पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल पे अच्छा असर पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि वो आते हैं। अब ये कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, ये तो हुकूमत को सोचने वाली बात है कि किसको रोकना है, किसको आने देना चाहिए। पाकिस्तानी भी तो जाते हैं, बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे कुछ नॉर्मल थे, तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ जाके इलाज करवाते थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज वो थी जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड जाके टेस्ट भी, जो अपने लैब टेस्ट भी होते हैं, वो भी वो करवाते हैं। तो ये कोई मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उनके पास अगर हॉस्पिटल नहीं है और वो यहाँ आते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए उनका तो देखें, मतलब पख्तूनख्वा के लोगों का और अफगानिस्तान के जो लोग हैं ईस्टर्न प्रोविंसेस को, उनका तो सदियों का रिलेशन है, एथनिक फैमिली टाइज हैं, ट्राइबल टाइज हैं। तो उनको आई डोंट नो, मतलब हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ भी हो, लेकिन ये सारे जो आके इलाज करवाते हैं उनको सब गड़बड़ तो नहीं होते, कोई टेररिस्ट तो नहीं होते। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जुनैद अल्ताफ़ साहब से और नासिर जमाल साहब से। जुनैद अल्ताफ़ साहब, सर ऑब्वियसली एक तरफ तो जैसे आपने जिक्र किया जो नासिर साहब भी कह रहे हैं, बट आपने वो उज़्बेकिस्तान के ट्रक्स की भी बात की, क्योंकि पाकिस्तान में तो मतलब कि हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आएगा तो फिर पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया को रास्ता खुलेगा, मगर अगर आज उज़्बेकिस्तान के ट्रक रुके हुए हैं और कुछ अरसा रुके रहेंगे तो उसके बाद उज़्बेकिस्तान शायद अगली एक आध मरतबा के बाद फिर वो इस रास्ते का सोचेंगे भी नहीं, तो बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी होंगी। सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं फिर वो ये सोचें कि ये रास्ता जो है इसमें कोई वो जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी नहीं है, कल को बंद हो जाएगा तो वो कोई और रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्या ये वफाकी हुकूमत से आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात की है? जी, हमने इस बारे में लेटर्स भी किए हैं, हमारा राब्ता भी चल रहा है, हमारी बातचीत भी चल रही है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा अमन जरगा हुआ जिसके लिए मैं खसूसी तौर पे स्पीकर साहब का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, वज़ीर आला साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को भी मदऊ किया और उसमें उन्होंने हमारी राय भी जानी। और उसके भी जो अलमिया जो एंड में आया उसके अंदर यही बात, उसमें भी एक पॉइंट यही था कि जी हमारी सूबाई हुकूमत को और स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स। और जी ये आपने जो अभी ये इसकी बात की कि जो लोग हेल्थ का अपने इलाज करने के लिए आते हैं, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसको मेडिकल टूरिज़म कहा जाता है। हमारे पास पाकिस्तान में बाकी ममालिक से तो लोग नहीं आते, हमारे पास सिर्फ अफगानिस्तान से ही मेडिकल टूरिज़म था। और यहाँ पे हमारे हैदराबाद में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं जिसमें उनका इलाज होता था। और हमें इस बात पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो केपेबल हैं और वो लोगों का इलाज कर सकते हैं। और हमारे पास लोग आते थे, इससे रेवेन्यू जनरेट होता था, इससे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, वहाँ उनके साथ जो और लोग आते थे वो यहाँ पे होटलिंग यूज़ करते थे। इसी तरह ही दुनिया का निज़ाम चलता है। और दूसरी बात, मैं आपके जी ये प्रोग्राम के तवसत से 2-3 बातें भी क्लियर करना चाहूँगा। एक सबसे पहली बात तो ये है जी कि हम अपनी सरहदों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बिज़नेस कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ी है। अगर कोई भी बुरी निगाह डालेगा फिर हम ना तो ट्रेड का सोचेंगे ना ही किसी और बात का सोचेंगे। लेकिन ट्रेड रूट एक ऐसा रूट है कि आपने देखा है कि अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़े चलते रहते हैं, लेकिन ट्रेड रूट को नहीं किया जाता। फिर आपने दूसरा सवाल ये किया कि अगर उज़्बेकिस्तान फिर इस बात पे सोचेगा, जी बिल्कुल सोचेगा, ऑब्वियसली सोचेगा, क्योंकि जो कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है, वो सबसे पहले अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ सोचती हैं, बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ सोचती हैं। और जब इतनी बड़ी ट्रेड है और उनके अब ये ट्रक्स रुके हुए, उन ट्रक्स में अब देखें ना, उसके अंदर फूड आइटम्स भी हैं, उनके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उनके अंदर उनके कॉटन की हमारी इम्पोर्ट होती है वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अब कितनी देर तक वहाँ पे कंटेनर में सामान पड़ा रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा? बिल्कुल सही सर, जी बिल्कुल सही। जी नासिर जमाल साहब, सर आपका क्या ख्याल है, कितना असर पड़ेगा जो हम ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अपने ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं? किसी ज़माने में तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान की मईशत को अब देखना ही इस तरफ चाहिए। देखिए, बात यह है कि आप जो है, मतलब हमारी हुकूमत जो है वो चाह रही है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो ग्वादर पोर्ट यूज़ करें। हमारी ग्वादर पोर्ट जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है इनएक्टिव पड़ी हुई है। ठीक है, इतना पैसा भी लगा दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, लेकिन वो पोर्ट पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही इस वक्त। अच्छा, और उसको हम ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं सारा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ये लैंडलॉक्ड जो रीजन है अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, वो वहाँ से जो है वो कुछ आना शुरू हो, मूवमेंट और वो इस्तेमाल करे। और इसमें हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस भी की हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाना भी चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं तो ट्रेड जो है वो सरफेस के रास्ते, सड़क के रास्ते जो है, ज़मीन के रास्ते, वही सस्ती और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप उसको एयर लिफ्टिंग करना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या अगर आप चाइना के जरिए थ्रू भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली ये होगा यही कि वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, या जितनी है उतनी रहेगी या कम हो जाएगी, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होने वाली।
तो एक वो तो लॉस है, लेकिन वो दैट लॉस इज इन फ्यूचर, कि अभी तो हमारी इतनी वो ट्रेड नहीं है। जो इमीडिएट लॉस है सही। वो ये है कि इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान जो है तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के करीब हैं, ठीक है। और इस वक्त आप देखें तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 3-4 महीने में कम हो रही हैं, 4% या कुछ इतने परसेंट कम हुई है। अगर हमने ये 1 बिलियन डॉलर की मार्केट भी गुंवा दी, और मैं ये भी बताऊं कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर हमारे हालात बेहतर हो तो शायद हम इसको 3-4 बिलियन डॉलर तक लेके जा सके। अगर अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाए तो 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स भी सही। हो सकती है, हमारी बढ़ सकती हैं, वहां तक जा सकती हैं। और लेबर की भी बहुत सारी स्किल्ड लेबर की भी वहां पे खपत हो सकती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम मतलब इस वक्त सवाल ये है कि हमारी तो ये जो 800-900 या 1 बिलियन डॉलर की है ट्रेड, हम तो वो भी इस वक्त लूज करने मतलब के पॉइंट पे है। तो आगे लूज हम कर रहे उसको हैं रादर इंक्रीज देन कैसे थिंकिंग ऑफ करेंगे? हाउ टू इंक्रीज इट। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद अल्ताफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम IMF की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है करप्शन के हवाले से, उस पर नासिर जमाल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुख्तसरन जो पाकिस्तान के हवाले से IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। करप्शन पर फोकस किया है इस रिपोर्ट ने, और बहुत हम कह सकते हैं कि वाज़े किया है कि पाकिस्तान में किस तरह करप्शन जो है वो हर तरफ फैली हुई है, और उसकी वजह से रियासती अदारों में गवर्नेंस के कितने मसाइल हैं। 180 सफ़े की तकरीबन ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि बजट साजी हो, टैक्स का निज़ाम हो, सरकारी इदारे हो, सरकारी ख़रीदारी हो, और रियासती मलकियती कंपनीज़ जो हैं इनमें करप्शन सबसे ज़्यादा है। ये भी उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह आवाम जो है आज भी सरकारी दफातर में काम करने के लिए रिश्वत देते फिरते हैं। ये भी कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि करप्शन जो है मुसलसल और तबाहकुन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नैब की रिकवरी से ये अंदाज़ा होता है कि करप्शन किस हद तक फैली हुई है। अदलिया का भी ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया कि वो नाक़िस जो उसके क़वानीन हैं, इंसाफ जो है वो सुस्त है, कमज़ोर एहतसाब है, उसकी वजह से भी करप्शन जो है या बदअनवानी वो फैलती है। चीनी की जो बरामद का फ़ैसला था 2019 का, उसका भी ज़िक्र किया गया है टू इलस्ट्रेट कि ताकतवर जो हैं या ताकतवर कारोबारी और सियासी जो तबके हैं वो किस तरह पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ना कि अवाम के फ़ायदे के लिए। ये जो इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका भी ज़िक्र है इस रिपोर्ट में, मगर उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर शकूक मौजूद हैं कि कहीं वो अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर ना करे। इस सारे मामले पे जैसे कि हमारे साथ पहले भी मौजूद थे नासिर जमाल साहब हैं। जी नासिर साहब, रिपोर्ट पे बहुत बहस हो रही है, काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है जो IMF ने निकाली। एक तरफ ऑफ कोर्स हुकूमत ये भी कहती है कि उन्होंने वो जिसको कहते हैं मुआशी इस्तेकाम लिया है, वो रिफॉर्म का काम कर रहे हैं, but this report can't be good news for the government. जी डेफिनेटली, ये तो अगस्त में रिलीज करनी थी, पब्लिश करनी थी, लेकिन इसको वो गवर्नमेंट दबा के बैठी हुई थी। और IMF की जितनी भी मीटिंग्स हुई पीछे, और जब भी बात हुई तो उसमें ये एक उनकी डिमांड होती थी कि इसको आप करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसको कर नहीं रही थी। जी, तो अब जो है चूंकि बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, और उसमें अप्रूव होना है नेक्स्ट ट्रांच जो है आपकी 1.2 बिलियन डॉलर की, तो उसको लेने के लिए अब फिर उन्होंने कहा जी कि आप ये जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तो हम आपको ना अप्रूवल मिलेगी, ना वो रिलीज होगी, डिसबर्स होगी ट्रांच। तो फिर अल्टीमेटली ये करना पड़ा। तो अल्फा बाकी जो मतलब वैसे तो जो रिपोर्ट है, ये जो फाइंडिंग्स हैं इनकी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब बना के एक कंसोलिडेट करके हमें दिया है। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमें सब बहुत अच्छे से पता है, और इस पे बहुत सारा कुछ लिखा भी जा चुका है और पॉइंट आउट भी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है ये इशू, ये बेसिकली जो हमारी पॉलिसी है, ये
ये स्टैंड करती है 3-4 चीज़ों पे, डिस्क्रेशन पे और प्रिविलेज पे और लॉबिंग पे। तो ये उस वो जो शुगर वाली बात की या नासिर साहब माफ़ करिएगा, मैं SIFC आपकी वाली बात बात है। यहाँ काट रही हूँ। जो कि ये रिपोर्ट, जैसे आपने कहा कि ये सब बातें तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते ही रहते हैं, तो क्या IMF का मकसद क्या है सर ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का और फिर उसको पब्लिक करने का? ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? जी, बेसिकली देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे जुडिशरी के हवाले से है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का इशू है यहाँ पे, ठीक है? और जो है लॉज ऐसे हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स आपके क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट में, ये बिजनेस में, ये एक बहुत बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये। तो अब जैसे इस SIFC पे उन्होंने बात की है कि उन्होंने पॉलिसी, उन्होंने रेगुलेटरी, इन्होंने टैक्स कंसेशंस दी हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं है वो कुछ चंद सेलेक्ट ग्रुप्स के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पूरी तरह से डिटेल में छापें। तो ये हमें नहीं पता कि SIFC ने अब तक किसको क्या दिया है और उसके एवज में हमें क्या मिला है। कोई इन्वेस्टमेंट आई है, कोई नई चीज हुई है, कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, क्या हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक इशू है। और ये बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी में जब तक फैसला साजी में जब तक ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत नहीं होगी और जब तक पॉलिसीज जो है वो सबके लिए बराबर नहीं होंगी और जब तक के जो भी रेगुलेटरी बर्डन है या टैक्स बर्डन है जो भी है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी में जो भी आप कहें कि जी हमारा बड़ा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं आप कर सकते। तो IMF के ये बातें जो है रिफॉर्म्स का हिस्सा ही है ओवरऑल, जो बाकी के बेंचमार्क्स हैं तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बेंचमार्क्स इनसे रिलेटेड ही है। लेकिन ये जो जब आप इसको इस तरीके से कंसोलिडेट करके सामने ले आते हैं तो मेरा ख्याल है इसका ये फायदा होता है कि ये अब पब्लिक नॉलेज में आ गया। अब लोग इस पे डिबेट करेंगे, बात करेंगे। अब हुकूमत के लिए भी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो इसको, मतलब इससे पीछे हटना, कुछ ना कुछ तो उन्हें भी करना पड़ेगा। लेकिन मतलब जो पिछले मैं 15-20-30 साल से जो देख रहा हूँ और जिस तरह से यहाँ पे चीजें चलती हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि ये कोई, जब तक तो IMF के साथ हमारा कोई ये चल रहा है प्रोग्राम, तो शायद कुछ थोड़ा सा मतलब थोड़ा कुछ कर दें, मतलब टिंकरिंग सी जिसे कहते हैं वो कर दें। लेकिन कोई मेजर चेंज मुझे अभी नजर नहीं आती लगती इसमें। तो ये अब ये तो बहुत बहुत पॉलिसी शुक्रिया मेकर्स नासिर हैं जमाल साहब, हमारे, आपने और हमारे लिए निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ इत्तेहादी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ हुकूमत की तब्दीली की गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वज़ीर आला जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सरफराज बुख्ती साहब। मगर पिछले दिनों में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा और जो सेनेटर हैं दोस्तैन खान डोमकी साहब, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरफराज बुख्ती साहब को जल्द ही हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इन हाउस जो तब्दीली है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद करेगी, क्योंकि वो सरफराज बुख्ती साहब से खुश नहीं हैं। और उन्होंने तनकीद भी की सरफराज बुख्ती साहब पे और वो जिस तरह हुकूमत को चला रहे हैं, और साथ में उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया जो अब तो PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो वो मानते भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जिसके तहत 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और 2.5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। और क्योंकि अभी 2.5 साल पूरे नहीं हुए और बकौल दोस्तैन खान साहब के सरफराज बुख्ती साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नाराज़ है, तो इसलिए वो अपना ही एक वज़ीर आला लाएंगे अगले साल के लिए। इस बात को कुछ लेवल तक डिनाई भी किया गया है और वो ये भी बताया जा रहा है कि जो सेनेटर साहब हैं
वो कुछ नाराज़ हैं, उनको कुछ तरक्याती फंड्स नहीं मिले, उनकी कोई इस तरह की इन इश्यूज़ पे नाराज़गी है वज़ीर आला साहब से, जिसकी वजह से वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा में बेस्ड हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं वहाँ की सियासत पे। वेलकम टू द शो शहजाद जुल्फ़िकार साहब। जी सर, बताएं ये क्या मामला है? दोस्तैन साहब क्या सच और दोस्तैन डोमकी साहब क्या सिर्फ अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं, सरफराज बुख्ती साहब को कोई पैगाम दे रहे हैं, या सचमुच कोई कोशिश ऐसी हो रही है? थैंक यू जी। मैं समझता हूँ कि ये तो दोस्तैन साहब ने एक दावा किया है। अब असल सूरत-ए-हाल उस वक्त वाज़ेह होगी कि जब बिलावल हाउस से या ऐवान सदर या जरदारी साहब के खास कोई स्पोक्स पर्सन या बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कोई स्पोक्स पर्सन इस चीज को कहें कि कतन बिल्कुल गलत वो कह रहे हैं, वो किसी और पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हमारा पूरा इत्तेमाद है मीर सरफराज बुख्ती पे, वो हमारा बंदा है, या वो साथ में अगर खामोश रहते हैं तो तब भी शायद मेरे ख्याल में कोई ना कोई चीज चल रही है। तो ये कुछ लॉबीज जो हैं सरफराज बुख्ती साहब के खिलाफ शुरू थे, उनके अपने पार्टी के लोग हैं जो खासकर अली हसन जहरी साहब जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं एग्रीकल्चर और हब से वो मुंतखब हुए हैं, और वो बहुत ही सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद फिर खामोश हुए, फिर उसके बाद वो समझे जाते हैं जरदारी साहब के खास बंदे, दस्ते रास, और उनका शायद ओहदा भी है बलूचिस्तान के मामलात पर, वो जो है जरदारी साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ है। अब जरदारी साहब या बिलावल साहब कुछ करेंगे तो फिर मसला होगा। दोस्तैन साहब ये जरूर उन्होंने किया, कोई तकरीबन कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, और प्राइम मिनिस्टर को जब गए तो वहाँ नवाब चंगेज मरी जो इस वक्त काबीना में नहीं है, वो MP हैं कोलू से, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, और ये जाकर उन्होंने पहली दफा ये लॉन्च किया ये बात कि 2.5 साल हमारा मुआहिदा है और ये एग्जिस्ट करता है 2.5 साल, और तमाम लोग मानते हैं 2.5 साल। वो 2.5 साल अगस्त में पूरे होंगे 2026 में। तो ये दोस्तान साहब ये कहते हैं कि वो तो हमारा जब होगा टेनोर, लेकिन उससे पहले जो है मेरी मालूमात ये है कि ये फैसला हो चुका है कि इनको चेंज किया जाएगा और इनकी जगह जो है कोई और। साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्यों आपको याद होगा सर एक दफे पहले भी कुछ अरसा पहले ये एक हम क्या कहें मीडिया रिपोर्ट्स थी, कोई र्यूमर्स थे, कोई कयास राय थी, ये बात शुरू ज़रूर हुई थी कि जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि वज़ीर आला को तब्दील किया जाए, तब भी जहरी साहब का नाम आया था। देखिए उसमें जो अली हसन जहरी साहब हैं, वो तो अली हसन जहरी ओपनली कहते रहे कि इन्होंने हमारी पार्टी को तबाह कर दिया, इन्होंने बाहर के हैं, इन्होंने ये कर दिया, सारा कुछ कहते रहे। फिर दरमियान में बयान उन्होंने ले लिया। वो ये आप बात करें कि क्या वो ये पब्लिकली कहते हैं, निजी महफिलों में बात करते हैं? नहीं, पब्लिकली उनके वीडियोज आए हैं, और कुछ चीजों पर वो इख्तिलाफ करते हैं वजीर आला साहब से। बहुत से ऐसे मामला है जिसपे ये प्रॉब्लम हुआ। तो अब ये देखना डिपेंड ये करता है, मैं आपको एक बता दूं, बिल्कुल डिपेंड करता है कि या तो जरदारी साहब खुद अपने तर्जुमान या किसी या बिलावल भुट्टो कह दें कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल कतन किसी सूरत में भी जो है ना इनको हटाएंगे नहीं, ये तो हमारे अपने लोग हैं, हम इसको बिल्कुल हमारा वजीर आला है, या तो कह दें। और आपके ख्याल में जब तक ये खामोशी रहेगी तो उसकी वजह से ये गुफ्तगू जारी रहेगी? एग्जैक्टली ये रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा। और आज मैं एक बात ऐड कर दूं, हाँ। आज जो है वो पीपल्स पार्टी के वजीर हैं और बहुत पुराने जो हैं वो उनके आपके स्टालवर्ट हैं सादिक उमरानी, वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है इसको। और दूसरा ये है कि उन्होंने मतलब कि डिनाई किया कि ऐसी खोसो साहब है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। असल तो बात ये है कि वो करें जिन्होंने करना है, वो असल करेंगे तो उसके बाद ही मामला बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।